इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है, कहीं भी आप अपनी प्लानिंग में अटक रहे हैं या फिर जो प्लानिंग की है वो सही की है या फिर नहीं, किसी तरीके की भी एडवाइस अगर आपको चाहिए तो आप इस शो में आके हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नोट कीजिए तरीका। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। तो ये है इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज को तो शामिल करेंगे, लेकिन आज जो एमफी का डेटा आया है दिसंबर मंथ का वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल रहे दिसंबर महीने के दौरान। सेंसेक्स निफ्टी ने 2% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए, उसके बावजूद भी जो इन्फ्लोज रहे वो काफ़ी एनकरेजिंग रहे। 14.5% के इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज रजिस्टर हुए, जो कि एमफी ने डेटा शेयर किया है। और इस डेटा में दो चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी, एक तरफ तो ये कि जो एसआईपी इन्फ्लोज थे, यानी जो पैसा म्यूचुअल फंड्स में आया है थ्रू एसआईपीज, वो अब तक का हाईएस्ट रहा है। और दूसरा इंटरेस्टिंग ये था कि इस मार्केट टर्बुलेंस में लार्ज कैप फंड्स में इन्फ्लोज कम हुए हैं कंपैरेटिवली नवंबर के। मिड कैप इन्फ्लोज मार्जिनली इंक्रीज हुए हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड जो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कैटेगरी मानी जाती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज आते हुए दिखाई दिए हैं। थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में भी काफ़ी इन्फ्लोज रहे हैं। तो ये कुछ एक डेटा इंटरेस्टिंग था। आपकी रीडिंग क्या कहती है इस डेटा को देखकर, और कुछ खास वजह आप देखते हैं जो स्मॉल कैप फंड्स में या थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स में हमने इस तरीके के इन्फ्लोज आते हुए देखे हैं? ऑल्दो जो इन्फ्लोज रहे हैं उसमें न्यू फंड ऑफर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है, लेकिन हेमंत जी कैसे देखते हैं आप इस डेटा को? ये दीपाली आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक ये डेटा जो है काफी एनकरेजिंग है, तो स्पेशली इसलिए एनकरेजिंग है कि हमने देखा कि मार्केट में वोलेटिलिटी पिछले कुछ समय से काफी बड़ी है। तो ऐसा लग रहा था कि देखना होगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ऐसे मार्केट में किस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा एनकरेजिंग बात ये है, जैसा आपने कहा कि एसआईपी के जो नंबर्स है वो हाईएस्ट नंबर्स है। मतलब पिछले महीने से अगर हम कंपेयर करें इसको, तो करीब करीब 1000 करोड़ से एसआईपी बुक बढ़ी है। 26,000 करोड़ का आंकड़ा इसने पार किया, तो बहुत ही एनकरेजिंग है। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि जो इक्विटी फंड्स की जो एलोकेशन है रिटेल इन्वेस्टर या जो इंडियन इन्वेस्टर्स की, वो पिछले महीने के मुकाबले में ज्यादा बढ़ी है। और इनफैक्ट उसमें भी जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि मिड कैप, स्मॉल कैप, इनफैक्ट जो 41,000 का जो एडिशनल पैसा आया उसमें ऑलमोस्ट लाइक 14-15,000 जो है वो थीमेटिक और सेक्टर फंड में है। और उसके बाद फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो लार्ज कैप में थोड़ा पैसा कम है, बट फ्लेक्सी कैप में अच्छा पैसा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये बताता है हमको कि हालांकि ये बात सही है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह का प्रोसेस इन्वेस्टर्स ने फॉलो किया है, उन्होंने एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो किया है और उसके तहत वो अपनी जो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि वो इनके प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट बन गया अभी, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ रहा है कहीं पे कि अगर वॉलेटिलिटी होती भी है, और क्योंकि उनका जो टाइम हॉराइजन है वो पूरी तरह से डिफाइंड है, और अगर उनके पास लंबा समय है, तो ये ऐसी सिचुएशन है इनफैक्ट जो रेगुलर इन्वेस्टर है, जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, उसको इसमें फायदा होता है, क्योंकि उनकी जो एवरेज कॉस्ट है थोड़ी कम आती है। तो ये देखना कि उन्होंने बिल्कुल भी घबराए नहीं, इनफैक्ट एडिशनल पैसा जो है वो इक्विटी फंड में जा रहा है। और ये मैं कह सकता हूं आपको कि थोड़ी सी वरी मुझे ये है कि अभी भी एलोकेशन ज्यादा सेक्टर थीमेटिक फंड में है, बट ओवरऑल इक्विटी जो इंटीग्रल पार्ट बना है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का म्यूचुअल फंड के द्वारा, वो एक बिल्कुल सही दिशा में है। और आई थिंक ये बताता है कि इन्वेस्टर्स की मेच्योरिटी है, वो बाजार की गिरावट से घबरा नहीं रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये ऐसे समय है कि जहां पे अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो आपको एवरेजिंग का फायदा होता है, आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी नीचे आती है। तो बहुत ही एनकरेजिंग डेटा है मुझे लगता है, और शायद ये ट्रेंड हम आगे आके भी देखते रहेंगे। अच्छा हेमंत जी, एक चीज़ और, क्वेरीज पर स्विच करें उससे पहले, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस साल की शुरुआत से भी देखने को मिल रही है, यानी जो भी सेशंस अब सो फार जनवरी में निकले हैं, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि शायद ये वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी, क्योंकि अर्निंग सीजन है जिसको लेकर म्यूटेड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं, बजट है। तो ये सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि शायद वॉलेटिलिटी को एनकरेज करते ही हैं। क्या एसआईपी के रूट पे ही स्टिक करना चाहिए फिलहाल इन्वेस्टर्स को लमसम के बजाय, कंसीडरिंग जिस तरीके के मार्केट मूवमेंट एक्सपेक्टेड है? देखिए, यूजुअली अगर आप एक आम निवेशक है, आप एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो एसआईपी बिल्कुल सही तरीका है। और जैसे हमने अभी भी बात भी की कि मार्केट के जो वोलेटाइल पीरियड्स है, वहां पे जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है उनको फायदा होता है, क्योंकि उनके पास 10, 12 साल, 15 साल का समय है, तो उनको आज की मार्केट से ज्यादा घबराना नहीं है।
और ये जो वॉलेटिलिटी है कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा वो उनको उससे फायदा ही होता है, क्योंकि वो कमिटेड है कि वो फिक्स डेट को एक फिक्स अमाउंट एक प्री डिटर्मिन्ड जो फंड्स हैं उसके अंदर डालते हैं। तो मुझे लगता है वो प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। देखिए इस ऐसे में मैं कहूंगा कि अगर किसी के पास लमसम पैसा है तब भी मैं चाहूंगा कि वो सिस्टमैटिक लें, अप्रोच लें, और साथ में कुछ पैसा जो है वो अगर चाहे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लमसम इन्वेस्ट करने का भी मौका है। तो अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए लगाना है और आपका लंबा टाइम होराइजन है तो डेफिनेटली आप 30-40% पैसा आप लमसम लगा सकते हैं और बाकी जो है वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से। तो ये बात सही है कि जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, एक डिसिप्लिन अप्रोच, एक सिस्टमैटिक अप्रोच एक बेहतर साबित होगी मुझे लगता है वो द लॉन्गर टर्म। बट इसमें स्पेशली अगर आपके पास कुछ लमसम पैसा है, कुछ हिस्सा डेफिनेटली लमसम इन्वेस्ट करने के भी मौके। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहले व्यूअर हैं रमन जम्वाल, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से हमें सवाल भेजा है, कनेक्टेड है हमारे साथ फोन लाइन पर। रमन जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे 2 क्वेश्चन है मैडम। एक तो ये कि जो मैंने व्हाट्सएप किया आपको, जितनी जो मेरी म्यूचुअल फंड है, क्या उसकी सिलेक्शन प्रॉपर है या आप उसमें कोई चेंज सजेस्ट करते हैं? और दूसरा ये है कि जैसे मैं अगर एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहता हूँ तो किस म्यूचुअल फंड में मैं उस अमाउंट को इंक्रीज करूँ? मैडम ये 2 मेरे क्वेश्चन है। ओके, तो पहले तो मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ हेमंत जी को। हेमंत जी इनके पास 7 म्यूचुअल फंड्स हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4000 पर मंथ, 3,000 ईच डाल रहे हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी इंफ्रा, एसबीआई कॉन्ट्रा 2,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। एसबीआई डिविडेंड यील्ड, क्वांट स्मॉल कैप और आदित्य बिरला पीएसयू फंड में। पोर्टफोलियो में जो इनका टोटल एसआईपी अमाउंट है वो 19,000 पर मंथ का है। 60,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 12 ईयर्स का इनका होराइजन है। एक चीज और बताइए रमन जी, जो आपने कहा कि और ऐड करना चाहते हैं, आप एसआईपी ऐड करना चाहते हैं और अमाउंट या फिर लमसम करना चाहते हैं? नहीं मैडम, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं। कितना आप प्लान कर रहे हैं? मैं बढ़ा सकता हूँ 5-6 हजार तक। ओके, 6,000 मान के चल लेते हैं, यानी टोटल फिर आपका एसआईपी अमाउंट 19,000 से बढ़ के 25,000 हो जाएगा। तो बताइए हेमंत जी क्या सजेशन इनके लिए? जी दीपाली, सबसे पहले अगर आप देखेंगे इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट वो 19,000 की है और इनका जो समय है वो करीब 15 साल है। तो अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब 90 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे अगर ये अपना प्रोसेस जो अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि 5-6 हजार से ये बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली वो फिगर 1 करोड़ के ज्यादा होगी। तो बिल्कुल आई थिंक अगर हम दिशा की बात करें, इनकी स्ट्रेटेजी की बात करें तो बिल्कुल सही दिशा में इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर मैं इनका पोर्टफोलियो एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कुछ थोड़े से बदलाव करेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। मैं देख रहा हूं कि वहां पे 2 थीमेटिक फंड है इनके पास। एक एचडीएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और दूसरा जो है एबीएसएल का पीएसयू इक्विटी फंड है। देखिए क्या होता है कि जब आप एक आम निवेशक को आप थीमेटिक फंड को ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाओ, और क्योंकि उनमें टेंडेंसी भी होती है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी इरेटिक होती है, तो मेरा ये मानना है कि उसमें जो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों में कंबाइंड, वो अगर किसी एक वेल डाइवर्सिफाइड क्वालिटी फंड में अगर इन्वेस्ट करें, जैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, मोतीलाल ओसवाल अगर चाहे तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। वहां पे अगर ये 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है कि जो पोर्टफोलियो में जिस तरह की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए वो होगी, और उन्हें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि पीएसयू में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। और कोई अगर थीम है जहां पे फंड मैनेजर को पोटेंशियल दिख रहा है तो वो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में थ्रू डाइवर्सिफाइड फंड ऑलरेडी शामिल है। एक तो ये करना है। दूसरा, जैसा इन्होंने कहा कि अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं, तो इनके पास एक अच्छा क्वालिटी मल्टी कैप फंड है, निपॉन मल्टी कैप फंड, उसमें आप अपनी पैसा बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने इनको कहा कि अगर ये कंसिडर करते हैं मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें भी बढ़ा सकते हैं। तो इन दोनों फंड्स में आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए तो सलाह आपको दी गई है। एचडीएफसी इंफ्रा, आदित्य बिरला पीएसयू, क्वांट स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। इसके अलावा बाकी फंड्स रखिए, 2 फंड्स और ऐड कर सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया लार्ज एंड मिड कैप। अच्छा, एक चीज और क्विकली आपसे पूछना चाहते हैं मंजी, इनके पोर्टफोलियो पर जो इन्होंने गोल सेट किया है 15 ईयर्स का, कंसीडरिंग कि 19,000 से बढ़ाकर एसआईपी 25,000 की कर देंगे, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें इन 15 ईयर्स? जी, जैसा मैंने कहा कि अगर जो करंट एसआईपी का लूंगा तो करीब 90 लाख का कॉर्पस बनेगा। मैं यहाँ पे 12% के रिटर्न एज्यूम करके चल रहा हूँ। बट जैसा उन्होंने कहा कि 5 या 6 हजार से अपनी एसआईपी वो बढ़ा रहे हैं, और हो सकता है क्योंकि इनके पास 15 साल का समय है तो हो सकता है आगे जाके भी। और मैं इनफैक्ट ये रिकमेंड करूंगा इनको कि अगर ये जो स्टेप अप एसआईपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर फॉलो करें तो वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा इनके लिए। देखिए, दोनों चीजों में डिसिप्लिन रहेगा। आपके जो सेविंग प्रोसेस है वहां पे भी आप बढ़ती इनकम का कुछ हिस्सा सेव करेंगे, और
इन्वेस्टमेंट में भी आपकी जो पैसा है थोड़ा बढ़ता रहेगा। तो अगर वो करेंगे तो कॉर्पस कहीं भी ज्यादा बनेगा, स्पेशली अगर ये हर साल स्टेप अप करते हैं तो मुझे लगता है 15 साल में ऑलमोस्ट डबल कर सकते हैं अपने कॉर्पस को, अगर ये डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। धर्मेंद्र कुमार हरियाणा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ मैम नमस्कार। हेलो, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरे दो क्वेरी हैं। एक तो ये कि जो मैंने फंड सिलेक्शन नाम भेजा वो आपको पास है, तो उसमें क्या ये डाइवर्सिफाइड है या डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा? दूसरा ये जो मेरा टारगेट है कॉर्पोरेट 1 करोड़ का है 2034 तक, तो इसमें जो सिप अमाउंट है उसको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा या लमसम डालना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा, बताइए पहले। पूछ लेते हैं, आपके सवाल पर राय ले लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? मैं क्विकली रैप अप कर देती हूँ इनका क्वेश्चन। 18,000 की मंथली एसआईपी है, 5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 2034 तक इनका 1 करोड़ का टारगेट है, यानी अब से 9 साल बाद इनका 1 करोड़ का टारगेट है। सालाना 10% स्टेप अप भी कर रहे हैं। कौन से फंड है? एक तो इनके ज्यादातर एलोकेशन 99% एलोकेशन इनका एक ही फंड हाउस में है, जो कि HDFC है। HDFC बिजनेस साइकिल फंड, HDFC इंफ्रा फंड, यहाँ पर 4,000 ईच, HDFC मल्टी कैप, HDFC डिफेंस, HDFC बैंकिंग एंड सर्विसेज, HDFC टेक्नोलॉजी, HDFC स्मॉल कैप में 2,000 ईच है। लमसम 1 लाख डाले हैं HDFC मैन्युफैक्चरिंग में, और SBI इनोवेटिव में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। बताइए इनके लिए सजेशन। देखिए दीपाली, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे आपने बात की, एक तो उनका जो मेजोरिटी जो पैसा है, जैसे आपने कहा ऑलमोस्ट 99% जो पैसा है वो एक ही फंड हाउस में है, और दूसरा अगर हम देखें तो काफी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेक्टर और थीमेटिक फंड में। इनफैक्ट मुझे लगता है ये दो चीजें हैं, डेफिनेटली उनको इसके ऊपर ध्यान देनी होगी। कभी कभी क्या होता है एज एन इन्वेस्टर, हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड से कंफर्टेबल है, ऑफ कोर्स HDFC बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन हम ये ना भूलें कि और भी बहुत सारे फंड हाउसेज हैं जहाँ पे काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फिलोसफीज को फॉलो करते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ब्रॉड बेस बनाएं और डिफरेंट फंड हाउसेज के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो डेफिनेटली एक तो वो बदलाव करने की जरूरत है। दूसरा, हमने पहले भी बात की अभी थोड़ी देर पहले शो में कि जो थीमेटिक सेक्टर फंड्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनमें पोटेंशियल है कि वो आपको जो नॉर्मल वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनसे बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काफी इरेटिक होती है। ऐसे पीरियड्स हो सकते हैं जब वो काफी समय तक या तो पुअर परफॉर्मेंस दें या तो अंडर परफॉर्म करें। तो एज एन इन्वेस्टर कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को शेक करता है। तो आपको कोशिश ये करनी है, ये समझते हुए कि इक्विटी पर से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसके अंदर जितना पैसा आप वेल डाइवर्सिफाइड क्वालिटी फंड्स में लगाएंगे पैसा, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इक्विटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो आपको इन्वेस्ट तो करना ही है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करके उसमें बने रहना है। जब आप बने रहेंगे तभी आपको इक्विटी का रिटर्न मिलेगा। तो ये दो एस्पेक्ट को इनको बदलाव करना है। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी सेक्टर थीमेटिक फंड है इनमें मैं मानता हूं कि पोटेंशियल है, पर जैसा मैंने कहा कि एक आम निवेशक के लिए उसको जरा फॉलो अप करना मुश्किल होता है। स्पेसिफिकली जो थीमेटिक फंड्स हैं वहां से निकल के आप कुछ फंड देख सकते हैं, जैसे कोटक मल्टी कैप फंड है, वहां पे आप 6,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी मल्टी कैप फंड है। यहाँ पे तीनों सेगमेंट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल में आपको एक्सपोजर मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप हमने पहले भी बात की, वहां पे 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड जहां पे वो 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इनका जो लमसम पैसा है मैन्युफैक्चरिंग फंड और SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में, वो पैसा आप ऐड कीजिए कोटक मल्टी कैप में और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में। तो ये मुझे लगता है डिफरेंट फंड हाउसेज आएंगे आपके पास, ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो बनेगा, और जो ज्यादा एग्रेशन है आपके पोर्टफोलियो में वो कम होगा। और मुझे लगता है अगर ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 18,000 की SIP है, 10% से स्टेप अप करेंगे और तो 10 साल में करीब करीब 80 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनका जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए उनको 15 से 18% अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेप अप करना होगा हर साल, इंस्टेड ऑफ 10% जो अभी वो कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। एक ही AMC में सारा एलोकेशन ना रखें आप, ये आपके लिए सजेशन है।
और रही बात एक्यूमुलेशन की, 80 लाख के आसपास का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे। स्टेप अप करेंगे थोड़ा भी ज़्यादा, 10% आप प्लान कर रहे हैं तो भी आप अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बाकी आपको चेंजेस काफ़ी सारे सजेस्ट किए गए हैं। HDFC बिजनेस साइकिल फंड, HDFC इंफ्रा, HDFC डिफेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल HDFC का, HDFC टेक्नोलॉजी, इन सबसे आप निकलिए। HDFC मल्टी कैप, स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 नए फंड्स आप ऐड कीजिए। कोटक मल्टी कैप 6000 पर मंथ डालिए, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 4000 डालिए और बजाज फंडसर्व फ्लेक्सी कैप। तो आपको नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले व्यूअर रवि आचार्य पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रवि, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग दीपाली मैडम। गुड इवनिंग हेमंत सर। तो मैडम मेरा एज 39 ईयर्स है और मेरा 20 ईयर्स का टारगेट है और 2 करोड़ का टारगेट है। 20 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और मैंने पोर्टफोलियो आपको ऑलरेडी भेजा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये सही है या इसमें कुछ चेंजेस करना है? अलॉन्ग विद दैट SBI कॉन्ट्रा में मेरा 25,000 का लमसम और एक्सिस गोल्ड में भी 25,000 का लमसम है। और कोई इंटरनेशनल फंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो क्या? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो 12,000 के मंथली SIP, 2 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 20 इयर्स का इनका होराइजन, सालाना स्टेपअप भी ये करेंगे। पोर्टफोलियो जिन्होंने बनाया है उस पर राय भी चाहते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रू ब्लू चिप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन सभी में 2,000 ईच डाल रहे हैं। 25,000 डाल रहे हैं SBI कॉन्ट्रा में और 25,000 डाला है इन्होंने लमसम एक्सेस गोल्ड फंड में। बताइए हेमंत जी, इनके पोर्टफोलियो पर आपकी सलाह। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो काफी लंबा है, 20 साल का समय है। ऑब्वियसली जो इन्होंने स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट की है इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की SIP के द्वारा, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि इतने लंबे समय जब आप इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जब आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो इक्विटी का जो सही मायने में जो पोटेंशियल है उसका आपको फायदा होता है। और जो सबसे बड़ा डर है एज एन इन्वेस्टर हमें वॉलेटिलिटी का, वो इनफैक्ट आपके फेवर में काम करता है। क्योंकि जैसे हमने शो के शुरुआत में पहले बात की कि आपको वहां पे एवरेजिंग का फायदा होता है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। 1-2 बदलाव है मुझे लगता है पोर्टफोलियो में करेंगे तो अच्छा है। 2 मिड कैप फंड में देख रहा हूँ वहां पे, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और HDFC मिड कैप। तो मुझे लगता है एक मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप है उसको रखिए और HDFC का जो मिड कैप की जो आपकी जो SIP है उसमें आपके पोर्टफोलियो में एक SBI कॉन्ट्रा फंड है। तो मुझे लगता है कॉन्ट्रा फंड स्पेसिफिकली जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है आपके पोर्टफोलियो ग्रोथ में। तो वो SIP का जो अमाउंट है वो आप SBI कॉन्ट्रा में करिए और इनका कुछ पैसा, थोड़ा सा पैसा जो है वो गोल्ड फंड में है। तो मुझे लगता है अगर आप पोर्टफोलियो साइज देखें और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है और जिनका टाइम होराइजन देखें तो उतना छोटा सा कंट्रीब्यूशन अगर आप गोल्ड में रखें तो वो कुछ भी मुझे लगता नहीं कि कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करेगा आपके पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है वो आप रिकंसिडर कीजिए कि वो पैसा आप किसी इक्विटी फंड में लगा दीजिए और अपना जो प्रोसेस है वो 20 ईयर्स तक कंटिन्यू कीजिए और स्टेप अप कीजिए ताकि आप इस कॉर्पस को कहीं ज्यादा बना सकें। 20 इयर्स में आप ऑलमोस्ट अपना कॉर्पस अगर 10% से बढ़ाते हैं अपनी SIP को तो ऑलमोस्ट डबल कर पाएंगे। तो ये 2-3 चीजों का उनको ध्यान रखना है। बट जैसे मैंने कहा आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी सही है, बट ब्रॉडली पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है। ओके, तो स्ट्रैटेजी आपकी सही है, स्टेप अप जो आप प्लान कर रहे हैं वो भी सही है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी से सिर्फ निकलने की सलाह है। SBI कॉन्ट्रा आपके पास है, उसमें सिर्फ आप इंक्रीज कीजिए अपना एलोकेशन। गोल्ड फंड आपने लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है। बाकी आप अपने पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ एक माइनर सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है, अदरवाइज 20 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से आपका जो पोर्टफोलियो क्रिएशन है वो सही है। अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं, सुधीर है हमारे साथ अब बिहार से। सुधीर जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम नमस्कार सर। तो मैम मैंने इस 7 फंड का डिटेल दिया है। मैं क्वेश्चन पूछा था लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि जो ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें हमारी 5K डाल रहा हूँ, उस SIP को मैं बंद करके ये जो पैसा है ये 3 फंड में मूव कर दूं, पराग पारिक, कोटेक एंड SBI कॉन्ट्रा में। पहला क्वेश्चन मैम ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि SBI कॉन्ट्रा और इन्वेस्को कॉन्ट्रा अगर ये में कौन सा बेस्ट SIP के लिए है? अभी तो मेरा SBI कॉन्ट्रा में चल रहा है मैम। ओके, मैं एक मिनट आपका क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए। आपने जो हमें पोर्टफोलियो भेजा है वो लगभग 50,000 आप मंथली SIP कर रहे हैं, करेक्ट? राइट। जिसमें आपके पास SBI कॉन्ट्रा ऑलरेडी आप जानना चाहते हैं SBI कॉन्ट्रा या इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा में से कौन सा बेहतर है? SBI कॉन्ट्रा में कंटिन्यू करें या इसमें स्विच करें या दोनों को रखें, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी में 5K डाल रहा हूँ पर मंथ। राइट। स्टॉप करके
उसको स्टॉप करके क्या वो पैसे को मैं 3 फंड में मूव कर दूं, पारंपरिक फ्लैक्सी कैप, कोटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, जो 5K है इस तीनों फंड में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? ठीक है, पूछ लेते हैं आपका सवाल, पूछ लेते हैं। तो 49,000 की इनकी हेमंत जी मंथली एसआईपी चल रही है, 10 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 ईयर्स का होराइजन इन्होंने मेंशन नहीं किया इनका टारगेट, बट जो डिटेल इन्होंने हमें भेजी थी उसमें 2 करोड़ के लक्ष्य की इन्होंने बात रखी थी। अब इनका पहले तो मैं पोर्टफोलियो बताती हूँ, फिर इनके दोनों सवाल। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना एचडीएफसी डिफेंस फंड में, 7,000 रुपये महीना एसबीआई कॉन्ट्रा में, 5,000 आईसीआईसी प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज में, 6,000 डाल रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कोटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में, और 5,000 है इनका एचएसबीसी स्मॉल कैप। ये इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। पहला सवाल इनका ये कि एसबीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज जिसमें 5,000 डाल रहे हैं, क्या उसी में कंटिन्यू करें या उससे निकाल कर इन 5,000 को पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या कोटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें? दूसरा, एसबीआई कॉन्ट्रा में ऑलरेडी 7,000 डाल रहे हैं, क्या इसी में जारी रखे निवेश या इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं या वहां से स्विच कर सकते हैं? तो बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए? जी, आई थिंक ओवरऑल बिल्कुल समय है इनके पास इक्विटी का पोर्टफोलियो। आई थिंक अगेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली 3 फंड की बात की। तो मैं शुरुआत करता हूँ आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्पेशल सिचुएशन फंड है, जहाँ पे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, या फिर कुछ जो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसमें अगर कुछ बदलाव हो जहां से इन कंपनीज को फायदा हो। ऐसे थीम मैंने जैसे पहले भी बात की कि थीमेटिक फंड की प्रॉब्लम ये है कि उनकी परफॉर्मेंस एरेटिक होती है, बट ये एक ब्रॉड बेस्ड थीम है। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। इनफैक्ट मैं कहूंगा 2021 में शायद उन्होंने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया था, पर उसके बाद 2 साल के जो नेक्स्ट 2 इयर्स थे वहां पे उन्होंने आउट परफॉर्म किया था बेंचमार्क को। बट अगेन मैं फिर से वही कहूंगा कि एक आम निवेशक के लिए थीमेटिक फंड जरूरी नहीं है पोर्टफोलियो में होना। तो मुझे लगता है उसके जगह में, जैसे हमने कहा कि वो निप्पॉन मल्टी कैप को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे अगर चूज करना है एक मल्टी कैप फंड दोनों में से, तो एक शायद कोटक मल्टी कैप फंड एक बेटर ऑप्शन होगी। तो डेफिनेटली वो कंसीडर कर सकते हैं कि इस थीमेटिक फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छे क्वालिटी मल्टी कैप फंड में करें। दूसरा, इन्होंने कहा कि एसबीआई कॉन्ट्रा में रहें या फिर शायद वो इन्वेस्को कॉन्ट्रा को भी देख रहे हैं। देखिए, अगर दोनों के दोनों क्वालिटी फंड्स हैं, अगर मैं पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखूं तो इन्वेस्को कॉन्ट्रा की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखूं तो कंसिस्टेंटली एसबीआई कॉन्ट्रा ने बेटर परफॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि कितना भी अच्छा फंड हो, कभी कभी ऐसी स्टेजेस होती है कि कुछ समय वो एज कंपेयर टू द जो दूसरे फंड्स हैं उस कैटेगरी के थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। बट मुझे लगता है कि एसबीआई कॉन्ट्रा एक काफी अच्छा फंड है, एक हाई क्वालिटी फंड है, उसमें आप बने रहिए। मुझे लगता है कि उसमें आपको बदलाव करने की जरूरत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मिरेई का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, यस, उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं रही है जितने उसके दूसरे जो पीयर ग्रुप के जो फंड्स हैं उसमें है। वहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो ये कंसीडर कर रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड, वो बहुत ही अच्छा फंड है वो कर रहा है। और एक और मैं चीज कहना चाहूंगा, इनका जो कुछ पैसा है एचडीएफसी डिफेंस फंड में भी जा रहा है। मेरा ये मानना है कि अगेन एज ए थीम हमने देखा है कि उसमें उन स्टॉक्स में काफी बड़ी करेक्शन हुई है। तो अगेन एज एन इन्वेस्टर उसको आप अवॉइड कीजिए, और एक लार्ज एंड मिड कैप का अच्छा फंड बंधन को उसको अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। तो 3-4 बदलाव करने की जरूरत है ताकि जो पोर्टफोलियो में एग्रेशन कम हो और कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में बेहतर रहे, और ये कहीं ना कहीं ओवर द लॉन्गर टर्म आपको एज एन इन्वेस्टर मदद करेगा। ओके, चलिए, तो ये रह रही है आपके पोर्टफोलियो को लेकर सुधीर जी, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। रही बात इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा की, जैसे हेमंत जी ने मेंशन किया, दोनों ही अच्छे फंड है, लेकिन ऑलरेडी आपके पास एसबीआई कॉन्ट्रा है और उसकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहीं पर इन्वेस्टेड रहिए, स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके फंड पोर्टफोलियो को लेकर। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। हेमंत जी हमारे साथ बने हुए, लौटेंगे तो कुछ और क्विक क्वेरीज को करेंगे शामिल, साथ ही हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स भी जानेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं योर मनी और अब बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। एक सवाल लेते हैं ईमेल के थ्रू। कुलदीप तिवारी ने हमें भेजा है 40 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 4 से 5 फंड में। जानना चाहते हैं इस 40 लाख को एक साथ डिप्लॉय कर दें या स्लोली डालें। ये 20 ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है। बताइए हेमंत जी। ये देखिए दीपाली, 20 साल का समय इनके पास, तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन तो ये देखिए कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें। बट जैसे हमने शो के शुरुआत में भी बात की, अगर आपके पास जिस तरह का माहौल है मार्केट में अभी, अगर आपके पास एक लमसम पैसा है, इवन दो आपका टाइम होराइजन काफी लंबा है, शायद एक मुश्त पूरा का पूरा पैसा शायद लगाना ठीक नहीं है, स्पेशली अगर ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है। तो मैं ये चाहूंगा कि मे बी 30-40% पैसा जो है वो लमसम करें और बाकी जो पैसा वो एसटीपी के द्वारा अगले 6 महीने में इन्वेस्ट करें। तो ये एक मुझे लगता है एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि जब आप एसटीपी से इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक मौका भी मिलता है कि अगर आप यहाँ से कभी एक और सडनली आपको कोई बड़ी गिरावट मिले तो आप इंस्टेड ऑफ सिस्टमैटिक एक थोड़ा पैसा जो है स्विच करके उस सिचुएशन का भी फायदा उठा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। कुछ फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ जो वो कंसिडर कर सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन को ये बेसिकली लार्ज एंड मिड कैप के फंड है, और फ्लेक्सी कैप में बजाज फिनसर्व और एक एसबीआई कॉन्ट्रा। ये फंड्स हमने सारे के सारे फंड्स हमने शो में डिफरेंट पोर्टफोलियोज में हमने बात की है। काफी अच्छे क्वालिटी फंड्स है, एक कॉम्बिनेशन जो है वो काफी अच्छा रहेगा, स्पेसिफिकली क्योंकि ये 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। आप कहाँ पैसे लगा सकते हैं अपने इस लमसम अमाउंट को। चलिए, शुक्रिया आपका हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। समय की कमी है इसलिए हेमंत जी के जो टॉप 4 फंड्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप नोट कर लीजिए जो हेमंत जी ने हमें बताया। इन 4 फंड्स को मिलाकर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखेंगे। थैंक यू हेमंत जी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।